जैपनीज हेल्दी लिविंग सीक्रेट्स में से, जिसमें सबसे पहला सीक्रेट जो आता है दैट इज हारा हाची बू। 14 दिन में मैंने एक भी दिन रास्ते पे चलते चलते, ट्रेन में, कहीं पर भी खाते या पीते नहीं देखा। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे बहुत ज्यादा शो ऑफ इतना नहीं है। फॉर्म को सीखना फायदा ये भी देता है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस इंप्रूव नहीं करोगे, मेंटली भी काफी स्ट्रांग हो जाओगे और आपकी लाइफस्टाइल जो है वो काफी अफेक्ट होगी उसकी वजह से। लग्जरी से ज्यादा यूटिलिटी और कंफर्ट पे फोकस किया जाता है, क्योंकि वो आपके लाइफ का स्ट्रेस कम कर देता है। आप किसी और के लिए नहीं जी रहे हो, आप खुद के लिए जी रहे हो। आपको जो कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, वो कर रहे हो, ना कि किसी और को दिखाना है और उसका स्ट्रेस लेना है। जापान को दुनिया का वन ऑफ द हेल्दीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिविंग पॉपुलेशन माना जाता है। क्या है उनकी लॉन्जेविटी का राज? क्या वो सीक्रेट्स फॉलो करते हैं जो उनको एक डिसीज फ्री लाइफ और एक हेल्दी लाइफ देते हैं? वो मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि रिसेंटली जब मैंने जापान विजिट किया, वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व किया, इतने दिन मैंने बिताए, मैंने कुछ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी जो मुझे लगता है हम सबको पता होनी चाहिए। अगर हमने उसमें से कुछ कुछ चीज़ें अपना ली, आई एम श्योर वो आपकी बीमारी को दूर करने में, एक हेल्दी लाइफ जीने में, बेटर फिटनेस पाने में, इवन मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर लेवल पर ग्रो करने में हेल्प करने वाला है। इवन मैं यूएस भी जब गई और वहाँ पर भी मैंने जब कल्चर ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि दोनों एक्सट्रीम ऑपोजिट है। और मैं एट द एंड ये भी बात करने वाली हूँ कि क्या राज है यूएस में इतनी बीमारियाँ क्यों है उसका, क्या वो लोग फॉलो करते हैं जो जापान में एग्जैक्ट ऑपोजिट है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट जो है, वो मैं चाहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें। आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाला है। अगर आपने फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो, अभी कर दीजिएगा। आप इसे स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर भी सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। मैं आपके साथ 10 से 15 कुछ मेजर सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जापानीज हेल्दी लिविंग सीक्रेट्स में से, जिसमें सबसे पहला सीक्रेट जो आता है दैट इज हारा हाची बू। हारा हाची बू कह के वो लोग अपने खाने की शुरुआत करते हैं। ट्रेडिशनली वैसे पहले बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता था, इसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है, बट हारा हाची बू का मतलब ये होता है ईट टिल यू आर 80% फुल। वहाँ पर एक माइंडफुल ईटिंग का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इंटरेस्टिंगली मैंने इतने दिनों के दौरान एक भी इंसान को, मैं वहाँ 14 दिन थी और 14 दिन में मैंने एक भी दिन किसी को भी रास्ते पे चलते चलते, ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी खाते या पीते नहीं देखा। हाथ में ना तो कोई कॉफ़ी का कप है, ना तो कोई कोल्ड ड्रिंक है, ना तो वो बर्गर खा रहे हैं चलते चलते या रास्ता क्रॉस करते करते या गाड़ी में या ट्रेन में, कहीं पर भी नहीं। दे बिलीव इन माइंडफुल ईटिंग। तो मैंने जहाँ पर भी देखा, ज़्यादातर लोग एक जगह पर बैठकर ही खाना पसंद करते हैं। वो वहाँ खाने के वक्त कुछ ज़्यादा कोई डिस्ट्रैक्शंस मैंने कम देखे। यंगर जनरेशन में तो भी मैंने देखा था कि वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या कोई ना कोई स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं वाइल ईटिंग, बट जो ओल्डर जनरेशन है उसमें कहीं ये देखने को नहीं मिला था। माइंडफुल ईटिंग काफ़ी वो लोग फॉलो करते हैं। इवन पोर्शन कंट्रोल, उनका जो पोर्शन साइज होता है जनरली जो हम वेस्टर्न कल्चर्स में देखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कम होता है। तो जब आपको कुछ भी सर्व किया जाता है, आप बहुत बड़े बड़े लार्ज क्वांटिटी में नहीं देखोगे। लोग इवन ओवर ईटिंग भी नहीं करते हैं। स्लो ईटिंग होता है उनका, बराबर से चबाकर खाना वगैरह वगैरह। ट्रेडिशनली उसे वो फॉलो करते हैं ताकि डाइजेशन में सपोर्ट मिल सके। वो अपने हंगर को कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। दूसरा जो सीक्रेट है दैट इज़ प्रोबायोटिक्स। जापानीज खाने में हर मील में कोई ना कोई किस्म का प्रोबायोटिक जनरली पाया जाता है। एग्जाम्पल है वहाँ पर मीज़ो और नाटो, ये दो सबसे कॉमन से प्रोबायोटिक्स है जो या आप लंच में, डिनर में कहीं ना कहीं पाओगे। हम जिस होटल में रुके थे, जिस रिजॉर्ट में रुके थे, वहाँ पर ब्रेकफास्ट में हर रोज़ एक मीज़ो या नाटो या तो वो बोल में अलग से रखा गया था या तो आप कैरी कर सको ऐसे पैकेट में वो लोग देते थे। एंड एक ऐसी चीज़ कि जो आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। इवन आपने फर्मेंटेड सोया सॉस वहाँ पर बहुत ही कॉमनली आप देखोगे। आपने सोया सॉस सुना होगा, बट वो हम जो जनरली यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी हेल्दी वर्जन।
वहाँ पर फर्मेंटेड हेल्दी वर्जन ऑफ सोया सॉस यूज़ करते हैं, या पिकल्ड वेजिटेबल्स वो लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। हम ओकिनावा जो जापान का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है, वहाँ पर हमेशा ब्रेकफास्ट में एक स्प्रेड लगा हुआ होता था जहाँ अलग-अलग पिकल्ड वेजिटेबल इंक्लूडिंग करेला, करेला वहाँ पर मैंने देखा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पर्पल यैम बहुत इस्तेमाल होता है, पर जो भी जैसे ककड़ी है या ऐसे कोई भी कैरेट है, ऐसे कोई भी वेजिटेबल जो थे वो पिकल्ड वेजिटेबल, और फिर उसे वो लोग अलग-अलग डिश में ऐड करके खाते, जो मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ के लोकल लोगों में। सो प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल काफ़ी होता है। व्हाट इज़ प्रोबायोटिक? प्रोबायोटिक का मतलब होता है जो आपकी बॉडी में, आपके गट में 2 किस्म के बैक्टीरिया होंगे, अच्छे एंड बुरे बैक्टीरिया। हमारा काम है अच्छे बैक्टीरिया बढ़े, बुरे बैक्टीरिया कम हो। तो ये जो अच्छे बैक्टीरिया है वो कहा जाता है प्रोबायोटिक्स। सो वो बैक्टीरिया है जो आप अपने गट में डाल रहे हो, अपने बॉडी में डाल रहे हो। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन प्रोबायोटिक्स में आता है कर्ड, बटरमिल्क, कांजी या इडली, डोसा, साउथ इंडियन जितनी चीज़ें हैं, गुजराती डिशेज़ में ढोकला, हांडवा, ये सारी फर्मेंटेड चीज़ें, इवन फर्मेंटेड राइस हुआ या पिकल्ड हल्दी हुई, ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनली इंडिया में एज अ प्रोबायोटिक यूज़ होती है, जो हमें ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, जापानीज़ सीक्रेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं ना कहीं अपने भारतीय कल्चर को डिग्रेड कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। बट हमें कहीं और भी अगर कुछ सीखने को मिल सकता है और वहाँ से रेफरेंस लेके हम अगर अपने आप में कुछ बदलाव ला सकते हैं, देन व्हाई नॉट। वैसे हमारा भारत का जो कल्चर है और जो हिस्ट्री है वो तो हेल से भरा पड़ा है। बट अब बात करते हैं प्रोबायोटिक्स की। मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि कौन सा प्रोबायोटिक है जो आज से आप अपने डाइट में कोई भी किस्म के मील में ऐड करने वाले हो। तीसरा जापानीज सीक्रेट, माचा या ग्रीन टी। ग्रीन टी अलग अलग किस्म की आती है जो इवन आप इंडिया में भी देखते हैं, बट ग्रीन टी का एक बहुत हेल्दी वर्जन होता है जिसे माचा टी या माचा ग्रीन टी कहा जाता है। वहाँ जापान में टी सेरेमनीज बहुत कॉमनली होती है। टी सेरेमनी में एक हारमनी, माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन प्रोसेस को प्रमोट किया जाता है, इवन सोशल बॉन्डिंग, गैदरिंग को प्रमोट किया जाता है। और वहाँ पर वो लोग हर्बल टी, माचा टी वगैरह 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 जो लेते हैं अलग अलग समय पे। बट माचा टी जो है उसे सुपर फूड इसीलिए माना जाता है, इट इज़ रिच, वेरी वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। वैसे आप जब लोगे उसे बहुत वो कड़वा लगता है, बट आप उसके जब फ़ायदे जानते हो और जब क्या आपके बॉडी में जो रिजल्ट मिलता है, यू रियली स्टार्ट लविंग दैट। माचा टी जो है उसके अंदर कैटेकीन, EGCG इवन ग्रीन टी में मौजूद होता है, एपिगैलो कैटेकिन गैलेट, जो आपके फ्री रेडिकल्स ऑफ फाइट करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। वहाँ पर मैंने माचा को अलग अलग जगह, जैसे पॉपकॉर्न माचा फ्लेवर में, या मैंने आइसक्रीम माचा फ्लेवर में, और ऐसी बहुत बहुत सारी चीज़ें खुद ट्राई करी थी एंड आई रियली लव्ड इट। इवन मैंने किटकैट भी वहाँ पर माचा फ्लेवर में देखा था, जो मैंने ट्राई बिल्कुल नहीं किया था, बट येस, यू विल सी अ वेराइटी ऑफ माचा फ्लेवर इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स और फूड्स। चौथा, जापान में मैंने बहुत कम या रेयर लोगों को देखा कि वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या पैकेज्ड फूड खा रहे हैं। वो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट डेंस होल फूड में बिलीव करते हैं। उनका ट्रेडिशनली खाना कैसा होता है, सूप, और उसमें वो लोग अलग अलग किस्म के नूडल्स, हेल्दी वर्जन्स ऑफ नूडल्स ज़्यादातर इस्तेमाल होंगे। वो वीट नूडल, ओट नूडल इस्तेमाल करते हैं, बट राइस नूडल्स भी इस्तेमाल करते हैं, बट उसके अंदर होल वेजिटेबल्स हुए या सी फूड, वहाँ का ट्रेडिशनल जो फूड है वो लिया जाता है। सो आप लिक्विड ले रहे हो, लिक्विड की वजह से आपका पेट जल्दी भरेगा, और आप होल फूड ले रहे हो, अगेन जल्दी भरेगा, तो आप ओवर ईट तो वैसे भी नहीं कर सकते हो। सो वहाँ होल फूड्स और न्यूट्रिएंट डेंस फूड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वहाँ के लोग हॉट ड्रिंक ज़्यादा प्रेफर करते हैं अलॉन्ग विद द मील्स रादर देन कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, या नई जनरेशन जो आ रही है वो। बाकी जो ओल्डर जनरेशन है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं टू हैव हॉट ड्रिंक्स लाइक हर्बल टीज़, ऐसा कुछ सूप या ऐसा कुछ उन्होंने ले लिया। अगर हम मूवमेंट हैबिट्स की बात करें तो वहाँ साइकिलिंग और वॉकिंग को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है, अर्बन प्लानिंग भी जो किया गया है, वो उस हिसाब से है कि वहाँ वॉकिंग और साइकिलिंग ईजी हो सके, कन्वीनियंट हो सके। गार्डनिंग भी वहाँ के लोग काफ़ी करते हैं, तो नेचर के भी करीब रहेंगे। गार्डनिंग इज़ इन अ वे अ मेडिटेटिव प्रोसेस। तो वहाँ के लोग जो है वो घर पे ही कुछ कुछ चीज़ें, हर्ब्स हुए या कुछ वेजिटेबल्स उगाना, वो काम करते हैं। इवन सिटी एरिया में भी या विलेज एरिया में भी। उसी के
साथ-साथ वहाँ जिम का उतना ज़्यादा कल्चर मैंने नहीं देखा। जिम से ज़्यादा वहाँ कोई ट्रेडिशनल जो भी स्पोर्ट या अलग-अलग किस्म के फ़िटनेस मोड्स है उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कराटे हुआ या जूडो हुआ या उसी की तरह कुछ डिफ़रेंट डिफ़रेंट फ़ॉर्म्स जो गार्डन में कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रादर देन फॉर्मली कहीं स्पेशली वक़्त निकालना, जिम में जाना और वर्कआउट करना। इसका मतलब ये नहीं है कि जिम में नहीं जाना चाहिए। बट इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग ये बिलीव करते हैं कि नेचुरली जो मूवमेंट हो रहा है, खुली हवा में हो रहा है, दैट इज़ इवन मोर प्रेफर्ड। और कराटे वगैरह जैसे फॉर्म को सीखना फ़ायदा ये भी देता है कि आपके अंदर का डिसिप्लिन और इमोशनल फिटनेस भी बढ़ जाता है। बिकॉज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल फिटनेस इम्प्रूव नहीं करोगे, आप मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और आपकी लाइफ़स्टाइल जो है वो काफ़ी अफ़ेक्ट होगी उसकी वजह से। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शो ऑफ इतना नहीं है, जितना बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि होंडा, टोयोटा वगैरह-वगैरह आप देखते हो ब्रांड्स ओरिजिनली जापानीज़ है। तो वहाँ पे तो बहुत लग्ज़रियस गाड़ियाँ वगैरह होनी चाहिए ना, या बहुत ब्रांडेड बैग्स होना या ब्रांडेड कपड़े पहनना, वो कुछ ज़्यादा नहीं मैंने देखा। वहाँ के लोग जो है वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में बिलीव करते हैं, ऐसा मुझे लगा। और वहाँ पर लग्जरी से ज़्यादा यूटिलिटी और कंफर्ट पे फोकस किया जाता है, विच इज़ अगेन आई फील अ गुड वे ऑफ लिविंग योर लाइफ, क्योंकि वो आपके लाइफ का स्ट्रेस कम कर देता है। आप किसी और के लिए नहीं जी रहे हो, आप खुद के लिए जी रहे हो। आपको जो कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, वो कर रहे हो, ना कि किसी और को दिखाना है और उसका स्ट्रेस लेना है। वहाँ डिनर भी अर्ली होता है। ज़्यादातर लोग हमें बहुत हैरानी हुई जब इवन संडे के दिन पे तो रूटीन के कंपैरिजन में जल्दी सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते थे। स्पेशली ओकिनावा की अगर मैं बात करूँ, टोक्यो या उस साइड आप जब जाते हो तो वहाँ पर तो ट्रैवलर्स जो है उनके कन्वीनियंस के लिए भी लेट रात तक ओपन रहता है। बट ओकिनावा जैसी छोटी जगह या जहाँ पर थोड़ा विलेज का भी टच है, वहाँ पर तो बहुत जल्दी रेस्टोरेंट्स जो है वो क्लोज़ हो जाती। 8 बजे मैक्सिमम क्लोज़ हो जाती, कुछ-कुछ तो 7 बजे क्लोज़ हो जाती। इसका मतलब ये है इवन संडे को तो जल्दी क्लोज़ हो जाता, बिकॉज़ दे बिलीव कि संडे टाइम इज़ फैमिली टाइम और वो जल्दी घर जाते, अपने परिवार के साथ समय बिताते। सो अर्ली डिनर इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस जो वो लोग फ़ॉलो करते हैं और जो उनके लॉन्जेविटी का भी बहुत बड़ा राज़ है। वहाँ ओकिनावा में एक बहुत बड़ा सीक्रेट फॉलो किया जाता है। ओकिनावा को वन ऑफ द ब्लू ज़ोन्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और इसका मतलब ये है कि वहाँ पर 100 साल से ऊपर जीने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। और ये सारे लोग इवन 100 साल के बाद भी घुड़सवारी कर सकते हैं। नीचे अपने स्क्वाट करके नीचे बैठना उनके लिए आसान होता है, रूटीन एक्टिविटी आसान होती है और उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, हार्डली देखने को मिलती है। वो एक कंसेप्ट फ़ॉलो करते हैं जो एक सोशल लाइफ़ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसे कहते हैं मोआई, MOAI, मोआई। व्हाट इज़ मोआई? मोआई एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पर वहाँ ओकिनावा में जब आप छोटे बच्चे होते हो, आपको आप ही की उम्र के अलग-अलग लोगों के साथ एक ग्रुप में रखा जाता है। अगर लेट्स से आप 5 या 10 लोगों के ग्रुप में बड़े होते हो और आप सभी एक्टिविटी साथ में करते हो, आपकी हॉबी साथ में परस्यू करते हो, आप पढ़ते हो साथ में, अपने आइडिया साथ में शेयर करते हो और ये चलते रहता है। और आप जब बड़े हो जाते हो, 50, 60, 70, 80, 90 साल के भी हो जाते हो, ये ग्रुप आपके साथ ही रहता है। मतलब कि आप बचपन से जिनके साथ कनेक्टेड है, वो आपके लास्ट दिनों तक भी साथ में रहते हैं और ये उनकी हेल्थ का बहुत बड़ा सीक्रेट है, सोशल लाइफ। और वो एक दूसरे को सपोर्ट करना, कम्युनिटी बिल्डिंग्स, समय निकालना अपने लोगों के लिए जिनके साथ आप कनेक्ट करते हो, जिनको आप प्यार करते हो, उनके लिए वक्त निकालना, उनके साथ वक्त निकालना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत कॉमनली देखा गया। मैंने जब भी देखा वहाँ पर लोगों को ग्रुप में देखा खाना खाते हुए, एक्टिविटी करते हुए और हर उम्र के लोग साथ में रहते थे। तो आई थिंक मोआई इज़ अ वेरी बिग कंसेप्ट, गुड कंसेप्ट कि जो ओकिनावा में फॉलो होता है। इवन फूड की बात करें ओकिनावा में, तो वहाँ पर्पल यैम और बीन्स, इसे सुपर फूड माना जाता है। वहाँ पर हमें पर्पल यैम का स्मूदी या जूस बहुत कॉमनली
मैंने देखा, या बीन्स का इस्तेमाल बहुत जनरली होता था। सो आई थिंक हमें अगर कोई भी किस्म का यैम मतलब स्वीट पोटैटो मिलता है या हमारे यहाँ लोकली जो मिल जाता है, वी शुड डेफिनेटली हैव दैट। एंड बीन्स तो हमारे रूटीन डाइट में हम इंडिया में भी जनरली लंच में प्रेफर करते हैं, या स्प्राउटेड फॉर्म में, या उसकी दाल बनाकर सब्जी बनाकर हम लोग लेते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अ गुड वे ऑफ एडिंग हेल्थ इनटू रूटीन लाइफ। अब मैंने कुछ कुछ चीज़ें तो आपके साथ शेयर करी है कि जापानीज़ कल्चर में मैंने ऐसा क्या देखा जो उनकी लॉन्जेविटी का राज है। बट मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस भी शेयर करना चाहती हूँ जो शायद ही आपने सुना होगा। मैंने इसी साल जब जापान तो विज़िट किया, बट यूएस की मेरी 5th ट्रिप जब थी, मैंने 2 एक्सट्रीम ऑपोजिट वर्ल्ड देखे। और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि यूएस में इतनी बीमारियाँ जो बढ़ी है, उसका कारण एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट है जो जापान में फ़ॉलो होता है उसके। अब मैं यहाँ पर यूएस की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा, वो मेरी 5th विज़िट है, मतलब आई लव गोइंग टू द यूएस एंड आई लव दैट सम पार्ट्स ऑफ इट जो मुझे अच्छा लगता है यूएस का, उनका जो ग्रोथ है, जो थिंकिंग है, जो एडवांसमेंट्स है, जो उनका सोचने का तरीका मुझे बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगता है। बट यहाँ पर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं एंड वी आर लर्निंग कि क्या यूएस में वो लोग फॉलो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, ताकि इंडिया में वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो करने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं हेल्थ में पीछे ना रह जाए। ओके, सो हम कहीं किसी को नीचा या ऊपर नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ सीख रहे हैं 2 कल्चर से। सो पहले बात करते हैं डाइट की। अगर आप यूएस का टिपिकल डाइट देखोगे, इट इज़ हाई इन प्रोसेस्ड फूड्स, रेड मीट या मीट, ओके, शुगरी बेवरेजेस, फास्ट फूड, फ्रोज़न फूड। आप देखोगे वहाँ पर रेडी टू ईट मील्स, ग्रैब एंड गो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। या वहाँ लोगों के पास वक्त ही नहीं है खाना खाने के लिए, इसीलिए ड्राइव थ्रू होता है, वहीं से वो लोग खाना पिक कर लेते हैं, गाड़ी में खा लेते हैं या चलते चलते खाते हैं। तो एक एक्सट्रीम ऑपोजिट कल्चर मैंने ऑब्जर्व किया। यूएस में इतना ज़्यादा मोटापा, आप हार्डली कोई पतले इंसान को देखोगे। जापान में हार्डली कोई हेल्दी सो कॉल्ड यानी ओबीज इंसान को आप देखोगे, बहुत कम चांसेस है। ऑफ कोर्स यू विल सी सम ऑफ देम, बिकॉज अब वहाँ पर भी कल्चर थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब कि हम लोग फास्ट फूड कल्चर में थोड़ा थोड़ा जापान में भी आ चुके हैं लोग। स्टिल जनरली पीपल आर क्वाइट लीन। यूएस में आप पोर्शन साइज देखोगे तो भयंकर पोर्शन साइज होती है, एक इंसान ख़त्म ना कर सके, क्योंकि वहाँ पर कल्चर ये है कि जितना भी आपको सर्व किया जाता है, आप जितना खा सकते हो खाते हो और बाकी का कैरी करके लेके जाते हो, ताकि आप शाम को वापस कुक ना करना पड़े। यू कैन ईट फ्रॉम द सेम डिश। सो वहाँ पर क्योंकि वो ये है, इसकी वजह से क्या होता है, बड़ा सा सर्विंग होता है, तो आपको जब बड़ी सी प्लेट में खाना होता है ना, आप ओवर ईट ही कर लोगे, और उसकी वजह से ओवर ईटिंग होता है, पोर्शन साइज डिस्टॉर्ट हो जाता है। जैसे मैंने बताया, फ्रोज़न फूड एंड रेडी टू गो ग्रैब एंड गो वाले मील्स जो है वो काफ़ी अनहेल्दी फैट्स एंड शुगर से भरे पड़े होते हैं, जिसकी वजह से आज अनहेल्दी कल्चर वहाँ पर देखा गया है। इवन लोग चलते चलते आप देखोगे 80% मिनिमम 80% लोगों के हाथ में या तो कोल्ड ड्रिंक या तो कोई ना कोई कॉफ़ी या कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी हाथ में। स्टारबक्स आप देखोगे अगर वहाँ यूएस में, तो सुबह 9 बजे, साढ़े 9 बजे, इवन उससे पहले 10 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा लाइन होगी, भीड़ होगी, क्योंकि वहाँ पर शुरुआत ही कॉफ़ी से होती है। दिन की शुरुआत कॉफ़ी से होती है, और वो लेकर फिर ऑफिस जाते हैं या वहीं पर ऑफिस बना देते हैं स्टारबक्स में या ऐसी कोई कैफ़े प्लेस में। बट द थिंग इज़ कि वहाँ पर वो लोग आर्टिफिशियली अपने आप को एक किक देते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। बहुत फास्ट लाइफ है, इसीलिए उनके पास समय नहीं है, माइंडफुल ईटिंग नहीं है। फटाफट खाना ख़त्म करने के चक्कर में, फटाफट सक्सेसफुल पाने के चक्कर में वो हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अगर हम इवन कार की बात करें तो वहाँ पर कार डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हर इंसान, अगर घर में 4 फैमिली मेम्बर है, चारों के पास इंडिविजुअल गाड़ी होगी। और लोकल ट्रैवल बहुत होता है, बट कंपेयर टू जापान ऑफ कोर्स कार का इस्तेमाल कई गुना ज़्यादा होता है। इवन फॉर्मल एक्सरसाइजेज जैसे जिम मेंबरशिप लेना वगैरह वगैरह, वहाँ पर है ना, जो भी जिम में जाके एक्सरसाइज होती है उसको एक टास्क माना जाता है यूएस में, ना कि ऐसा कि मुझे मज़ा आए चलो मैं करूँ। हाँ, ऑफ कोर्स वहाँ पर बॉडी बिल्डर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, बट एक जो हेल्दी मूवमेंट होना चाहिए, रूटीन लाइफ में जो ऐड होना चाहिए, मुझे लगता है वो
बढ़ाया जा सकता है ऑर्गेनिकली। इवन ऑफिस वर्क की अगर बात करें तो काफ़ी लंबे सेडेंटरी आवर्स तक काम करना सेडेंटरी होता है, सिटिंग जॉब काफ़ी होता है, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ गेटिंग टू मच ऑफ सक्सेस, फास्ट सक्सेस पाने के चक्कर में अगेन स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। अब हम सोशल लाइफ की बात करते हैं। यूएस में आप पेट ज़्यादा देखोगे, जापान में पेट हार्डली देखने को मिलेंगे, बहुत कम बार देखने को मिलेंगे। क्या फ़र्क है? क्योंकि जहाँ सोशल एंगेजमेंट, लोगों के साथ मिलना जुलना कम हो जाता है, वहाँ पर पेट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है पेट नहीं रखना चाहिए वगैरह, मेरे घर पे 2 पेट हैं, बट इसका मतलब सिंपली ये है कि हमेशा ह्यूमन इंटरेक्शन उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। सो अगर आपका कोई फैमिली है, अगर आपके परिवार में कुछ लोग हैं, आपके आसपास कोई चाहने वाले लोग हैं, ऑफिस के लोग हैं, नॉट नेसेसरी सिर्फ फैमिली, बट आपके दिल से दिल मिले, ऐसी बात कर सके ऐसे लोग, आपके थॉट्स मिल सके, एथिक्स वैल्यूज़ जिसके साथ मैच होती है, ऐसे लोग अगर आपके आसपास है, बी ग्रेटफुल टू देम एंड फील ब्लेस्ड बिकॉज ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको ऐसा परिवार या लोग नसीब हो सके। और इसीलिए ज़रूरी है कि फैमिली के साथ वक्त बिताना, उनके साथ बातचीत करना, क्या अच्छा लगता है, उनके साथ एक्टिविटीज़ करना वगैरह वगैरह, ये बहुत बहुत हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और आखिरी जो है, यूएस में ट्रीटमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब कि हम पहले से ही हेल्दी खाएं, ना कि बीमार हो जाए फिर उसके बाद हमें कुछ डाइट दिया जाए और उस पर हम लाखों रुपए का खर्चा कर दें, है ना। सो मैंने अपने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर शेयर किए हैं। अगेन मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, हम कहीं पर भी किसी की बुराई या किसी की अच्छाई नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशंस है, जहाँ हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ओके, अगर जापान इतना हेल्दी है क्यों है, अगर यूएस इतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जा रहा है, अनहेल्दी लोग और सिक लोग इतने बढ़ रहे हैं, क्या उसका सीक्रेट है? मैंने न्यूट्रल होकर दोनों को जो ऑब्ज़र्व किया, मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी इन द कमेंट, व्हाट आर योर थॉट्स? आपको ये अलग-सा पॉडकास्ट था, यूनिक था, कैसा लगा? डिड यू फ़ील कि ये जो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया मेक सेंस? डू यू फ़ील कि ये क्या आपको कुछ ऐसा नॉलेज दिया जो शायद आप कुछ-कुछ चीज़ें अपनाकर आपकी पर्सनल हेल्थ में बदलाव ला पाएँगे, ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएँगे, छोटा-सा ही सही। और अगर आपको लगा कि ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी था, तो लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, बेल बटन को क्लिक ना किया हो, नाउ इज़ द टाइम डू दैट। एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफ़ाई के ऊपर भी आप इसे ज़रूर सुन सकते हैं। ऐसे ही नए वीडियो हम लेकर आएँगे, पॉडकास्ट लेकर आएँगे, ज़रूर बताते रहिएगा कौन से नए टॉपिक के ऊपर आप जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।